हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजीत और स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एंशिएंट इंडिया का पार्ट 6 वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 5 वीडियो को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल में नगद रूप में लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? पहला ऑप्शन है भाग, दूसरा ऑप्शन है भोग, तीसरा ऑप्शन है हिरण्य, चौथा ऑप्शन है में। तो इसका आंसर है हिरण्य। अब देख लेते हैं बाकी ऑप्शनों को भी। तो नगद रूप से लिया जाने वाला कर गुप्त काल में क्या कहलाता था? हिरण्य कहलाता था। इसी प्रकार अगर हम भू राजस्व की बात करें तो गुप्त काल में भू राजस्व आय का मुख्य स्रोत था। गुप्त काल में भू राजस्व को भाग कहा गया, जो उपज का 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। फिर अगर हम बात करें भोग की, तो उपहार स्वरूप मिलने वाला जो कर था वो भोग कहलाता था, और अनाज के रूप में जो कर लिया जाता था उसको क्या कहलाता था? में कहलाता था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पल्लव वंश के किस शासक ने वातपी कुंड की उपाधि धारण की? पहला ऑप्शन है श्री विष्णु, दूसरा ऑप्शन है नरसिंह वर्मन द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है नरसिंह वर्मन प्रथम और चौथा ऑप्शन है नंदी वर्मन द्वितीय। तो इसका आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम। बाकी ऑप्शनों को भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें नरसिंह वर्मन प्रथम की, तो महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ भी कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिर में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। फिर अगर हम बात करें श्री विष्णु की, तो यह जो था शासक, यह पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसने कांची को राजधानी बनाकर शासन व्यवस्था को क्या किया था? संचालित किया था। फिर अगर हम बात करें नरसिंह वर्मन द्वितीय की, तो कांची के कैलाशनाथ मंदिर, जिसको राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। और इनसे इम्पोर्टेंट सवाल और भी बनता है कि 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो ये था नरसिंह वर्मन द्वितीय से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। फिर अगर हम बात करें नंदी वर्मन द्वितीय की, तो कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। और प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगलई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। तो ये था पल्लव वंश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक व्यक्ति कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न नहीं माने जाते हैं? पहला ऑप्शन है पंप, दूसरा ऑप्शन है पोन, तीसरा ऑप्शन है रन और चौथा ऑप्शन है कंबन। तो इसका आंसर है कंबन। अब देख लेते हैं कि कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न कौन कौन से थे। तो कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न थे पंप, पोन और रन। इनको कन्नड़ साहित्य का 3 रत्न कहा जाता है, तीनों को। फिर अगर हम बात करें तमिल साहित्य की, तो तमिल साहित्य में भी 3 रत्न थे। उनका नाम था कंबन, ओट्टाकुट्टन और पुगले। फिर बात करें अगर कंबन की, तो दक्षिण भारत में कंबन ने रामायण की रचना तमिल भाषा में किया था। तो ये कंबन से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि दक्षिण भारत में रामायण की रचना तमिल भाषा में किसने किया था? तो कंबन ने। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के किस शासक ने ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था? पहला ऑप्शन है धर्मपाल, दूसरा ऑप्शन है देवपाल, तीसरा ऑप्शन है गोपाल और चौथा ऑप्शन है महिपाल। तो इसका आंसर है गोपाल। अब देख लेते हैं पाल वंश से रिलेटेड कौन कौन से शासक हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर हम बात करें गोपाल की, तो यह पाल वंश का संस्थापक था। इतिहास में यह प्रथम व्यक्ति था जिसको आम जनों के द्वारा चुनकर शासक बनाया गया था।
फिर अगर देवपाल की बात करें तो इसके समय में पाल राज्य का सबसे अधिक विकास हुआ। पाल राज्य का सबसे अधिक विकास जो हुआ था वो देवपाल के समय में हुआ था। सिंहल द्वीप कहने का अर्थ है श्रीलंका। सिंहल द्वीप के शासक वल्लपुत्र देव ने इसी से अनुमति लेकर नालंदा में एक बौद्ध मठ का निर्माण कराया, जिसके खर्च हेतु देवपाल ने 5 गांव अनुदान में दिया था। तो ये था देवपाल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। फिर अगर हम बात करें धर्मपाल की, तो यह प्रथम शासक था जो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ, लेकिन राष्ट्रकूट नरेश, ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज दोनों से पराजित हो गया। इससे इम्पोर्टेंट सवाल यह निकलकर सामने आता है क्या कि भागलपुर के समीप विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो धर्मपाल ने करवाया था। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सवाल है। इसने नालंदा महाविहार के खर्च हेतु 200 गांव अनुदान में दिया था। तो ये था धर्मपाल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। फिर अगर हम बात करें महिपाल की, तो महिपाल के समय तिब्बत के साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुआ था। दीपांकर और संरक्षित जैसे बौद्ध भिक्षु को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत भेजा गया था। तो दीपांकर और संरक्षित जैसे बौद्ध भिक्षु किनके दरबार में रहते थे? तो महिपाल के दरबार में रहते थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप चीज़ों को अच्छी तरह से कोरिलेट कर पा रहे होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने के रूप में मिट्टी का बना हल किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है बनवाली, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन है धौलावीरा और चौथा ऑप्शन है कुनाल। तो इसका आंसर है बनवाली। अब देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो बनवाली की अगर बात करें तो यहाँ से उत्तम किस्म का जौ प्राप्त हुआ है, साथ ही हवन कुंड और खिलौने के रूप में मिट्टी का बना हल भी प्राप्त हुआ है। और ये बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है कि मिट्टी का बना हुआ खिलौना किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से हमको प्राप्त हुआ है? तो बनवाली से। फिर अगर हम बात करें कालीबंगन की, तो यहाँ से हल कुंड, अग्नि कुंड, सरसों और चना, उत्तम किस्म का जल प्रबंधन का साक्ष प्राप्त हुआ है। फिर अगर बात करें धौलावीरा की, तो यह एकमात्र स्थल है जो तीनों भागों में विभाजित है। पहला दुर्ग, दूसरा मध्यम, तीसरा निचला शहर। यहाँ से सबसे उत्तम कोटि का जल प्रबंधन का साक्ष प्राप्त हुआ। ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सबसे उत्तम कोटि का जल प्रबंधन का साक्ष प्राप्त हुआ है? तो वो है धौलावीरा। साथ ही खेल का मैदान, शतरंज बोर्ड, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े अक्षर का प्रमाण भी धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। वर्तमान में यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है धौलावीरा। फिर अगर हम बात करें कुनाल की, तो कुनाल यह स्थल जो है हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है। 1968 में सूरज भान ने इसका उत्खनन करवाया था। और यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल निकल कर सामने आता है वो ये है क्या कि यहाँ से चांदी का 2 मुकुट मिला था कुनाल से। तो ये था हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के नाम और उनसे मिलने वाली सामग्री। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम परूसनी है? पहला ऑप्शन है चिनाब, दूसरा ऑप्शन है रावी, तीसरा ऑप्शन है झेलम और चौथा ऑप्शन है व्यास। तो इसका आंसर है रावी। अब देख लेते हैं प्राचीन समय में किन किन नदियों को क्या क्या कहा जाता था। तो चिनाब नदी का प्राचीन नाम जो था वो अस्कनी था। झेलम नदी का प्राचीन जो नाम था वो वितस्ता था। व्यास नदी का जो प्राचीन नाम था वो विपाशा था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था कौन थी? पहला ऑप्शन है विदत, दूसरा ऑप्शन है सभा, तीसरा ऑप्शन है समिति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है विदत। विदत जो थी ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था मानी जाती है। फिर अगर हम बात करें सभा की, तो यह श्रेष्ठ जनों की संस्था थी।
इसके अध्यक्ष को गंधर कहा गया। तो सभा के अध्यक्ष को क्या कहा गया, इंपॉर्टेंट है, गंधर कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। इसका स्वरूप वर्तमान के राज्यसभा के समान था। फिर अगर हम बात करें समिति की, तो यह सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। वर्तमान में लोकसभा के समान इसके सदस्य आम जनता के द्वारा निर्वाचित होते थे। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था और सभा और समिति को राजा की दो पुत्री भी कहा जाता था। इसका अर्थ ये हुआ कि सभा और समिति राजा को गद्दी दिलाने में सहायता करती थी तथा सभा और समिति राजा को गद्दी से उतारने में भी सहायता करती थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम 5 भिक्षुओं को उपदेश दिया था। निम्नलिखित में से कौन से भिक्षु इसमें शामिल थे? पहला ऑप्शन है वप्पा, दूसरा ऑप्शन है महानामा, तीसरा ऑप्शन है अश्वजित और चौथा ऑप्शन है कौंडिन्य। तो इसका आंसर है सभी। इसमें से जितने भी व्यक्तियों का नाम लिखा गया उनमें से सभी शामिल थे उस उपदेश में। तो भगवान बुद्ध ने सारनाथ में सर्वप्रथम 5 भिक्षुओं को उपदेश दिया था। वो 5 भिक्षु कौन कौन थे? वप्पा, महानामा, भद्दीय, कौंडिन्य तथा अश्वजित। तो ये था भगवान बुद्ध से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतार्जुनीय के लेखक का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है भारवी, दूसरा ऑप्शन है महेंद्र वर्मन प्रथम, तीसरा ऑप्शन है विज्ञानेश्वर, चौथा ऑप्शन है विल्हन। तो इसका आंसर है भारवी। अब भारवी की अगर हम बात करें तो यह शिव विष्णु के समकालीन थे और शिव विष्णु के बारे में अभी हमने आपको बताया कि शिव विष्णु जो थे पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक थे, जिन्होंने कांची को राजधानी बनाकर शासन व्यवस्था को संचालित किया था। फिर अगर हम बात करें महेंद्र वर्मन प्रथम की, तो मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना महेंद्र वर्मन के द्वारा किया गया था। फिर विल्हन की अगर बात करें तो विक्रमांक देवचरित की रचना किसने किया था? विल्हन ने किया था। फिर अगर हम बात करें विज्ञानेश्वर की, तो विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किया था, जो हिंदू उत्तराधिकार से संबंधित पुस्तक है। तो ये था पल्लव वंश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बाणभट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है? पहला ऑप्शन है हर्षचरित्र, दूसरा ऑप्शन है कादम्बरी, तीसरा ऑप्शन है पार्वती परिणय, चौथा ऑप्शन है प्रियदर्शिका। तो इसका आंसर है प्रियदर्शिका। अब देख लेते हैं बाणभट्ट ने कौन कौन से ग्रंथों की रचना किया था और हर्षवर्धन ने कौन कौन से ग्रंथों को लिखा था। तो बाणभट्ट जो थे राजा हर्षवर्धन के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन थे। इन्होंने हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती परिणय ग्रंथों की रचना किया। फिर अगर हम बात करें हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन स्वयं उच्च कोटि के विद्वान थे, जिन्होंने हिंदी ग्रंथ की रचना किया था। जैसे कौन कौन से इन्होंने हिंदी ग्रंथ की रचना किया था? तीन ग्रंथों की रचना किया था, जैसे रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज के डिस्कशन में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।